नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का शानदार फेस्टिवल चल रहा है और भारत में चल रहा है वर्ल्ड कप, लेकिन राजस्थान वासियों को ज्यादा वर्ल्ड कप से सरोकार नहीं है। दिवाली मना चुके हैं हम लोग और एक बार फिर से चुनावी बिगुल माहौल में अपनी अनुगूंज छोड़ने लगा है। जी हां, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जो स्थितियां बनी हुई हैं, दीपावली ने एक किंचित कौमा उसमें लगाया और उसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक माहौल अपनी चाल चल पड़ा है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ खास सीटों पर क्या समीकरण थे और क्या बन रहे हैं। अपन बात करेंगे वही पश्चिमी राजस्थान से सबसे पहले या मारवाड़ से सबसे पहले क्या स्थिति वहां बन रही है उस पर अपन एक नजर डालते हैं। कुछ परिस्थितियां बदली हैं इस कौमा के बीच में। लोगों में एक सामाजिक संवाद कराती है दीपावली और दीपावली के बाद का रामा श्यामा का पर्व। जैसे कि आज सभी लोग एक दूसरे को दीपावली की बधाइयां दे रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, सामाजिक रूप से मिलन हो रहे हैं और इसमें चर्चा चल रही है चुनावों की। तो क्यों ना हम भी आज राजस्थान के चुनावों से रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। आपसे अपील है कि आपने अभी तक अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान के जुड़े हुए खास मुद्दों से लगातार रूबरू रहने के लिए थिंक 360 को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं अपनी राय हमें जरूर साझा करें। एक एक सीट की बात करें तो जहां स्थितियां पहले बीजेपी के पक्ष में हुआ करती थी, बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला मारवाड़, जिसमें जालोर, सिरोही, पाली जिले हैं, तो मारवाड़ जैसा कि गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। 2008 के चुनाव में कांग्रेस को यहां 5 सीटें मिली थी 14 में से। निर्दलीय जीते थे यहां पे 2, सांचौर और जैतारण। वही सीटें जो इस बार भी फंसी हुई है, 2008 जैसी स्थिति हो रही है। तो 2008 में कांग्रेस ने पंजा लगाया था, यानी कि अपना जो सिंबल है, उनका जो हाथ का निशान है पंजा, वो पंजा छाप दिया था 2008 में। लेकिन 2013 का चुनाव कांग्रेस के लिए एक अलग सदमे से कम नहीं रहा, जहां पंजा सिमट के अंगूठे तक सिमट गया था, यानी एक सीट सिर्फ सांचौर की कांग्रेस के हिस्से आई। 2 बागी 2008 में जीते थे और 2 ही बागी 2018 में जीते हैं। 13 का जो चुनाव था वो बीजेपी की भारी लहर वाला चुनाव था और यहाँ पे बीजेपी ने 14 में से लगभग सभी सीटें एक सांचौर को छोड़ के अपने कब्जे में कर ली थी। अब जो स्थिति है इस बार वो थोड़ी सी बदल रही है। सांचौर में एक बार फिर से 2008 जैसे हालात हैं। जीवाराम चौधरी का टिकट कटा है। जीवाराम एक बार फिर से बागी हैं। बागी वो पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इस बार उन्होंने कुछ सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के पदाधिकारियों को और जातीय समीकरण अपने पक्ष में कर लेने में सफलता अर्जित की है। देवजी पटेल और उनकी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से पार पाया जा सके। हालांकि देवजी पटेल पहले काफी पीछे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के शमशेर अली सैयद, जो कि पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस के सदस्य हैं शमशेर अली, जो कि बसपा से टिकट लाए हैं। बसपा ने यहाँ पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म किया था सांचौर में। इस बार चूंकि कांग्रेस का वोट बैंक टूट रहा है तो देवजी पटेल ये उम्मीद कर रहे हैं कि जाति के वोटों के साथ साथ उनको वोट मिले, कांग्रेस से असंतुष्ट हुए दूसरे लोगों के और कांग्रेस के वोट भी बट जाए तो उनकी जीत का समीकरण बनता है। परंतु सांचौर में जो मुद्दे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लक्ष्मण देवासी का हत्याकांड कांग्रेस के लिए गले की फांस बन रहा है। दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म वाले मामले कांग्रेस के लिए गले की फांस बन रहे हैं। तो 15 साल तक सांसद रहते हुए कोई गिनाने लायक काम, ऐसा एक ठोस काम विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाना, साथ ही भारतमाला में कई लोगों की जमीनों का एक्वायरेंस और देवजी पटेल द्वारा आदर्श सोसाइटी के पैसे वाला जो बयान था उसको लेके खासा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सांचौर सीट पर। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही के लिए वो सीट फंस रही है। यहाँ बागी है जीवाराम और दानाराम का समूह, जिसको जेडी नाम दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे संकट चल रहा है बसपा का भी, क्या बसपा का प्रत्याशी निकल सकता है। तो मारवाड़ जो कि अक्सर शांत रहता है, वहां बगावतें इस बार बहुत तेज हुई हैं। सांचौर में बगावत हैं, सिरोही में बगावत हैं, बगावत है जालोर में, बगावत है जैतारण में, बगावत है सुबेरपुर में लेकिन दबा ली गई, बगावत है आबू पिंडवाड़ा में। बड़ी जो आदिवासी पार्टियां हैं उनका एक अलग माहौल बन रहा है। अब बात करें बिल्कुल शांत रहने वाली एक सीट जिसका कोई जिक्र तक नहीं करता था,
शिव नाम की विधानसभा है, वहां पर राजनीतिक उफान अलग तरीके से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो जलवे हैं रविंद्र सिंह भाटी के, लेकिन सोशल मीडिया वाले लाइक शेयर कमेंट को क्या वो वोटों में बदल पाएंगे? कई लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं, काश हम शिव के रहने वाले होते तो रविंद्र भाटी को वोट डालते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता, चुनाव जीतते हुए दिखा सकता है। वहां पर अभी जिन नेताओं की बात करें, अभी जो जातीय समीकरण है, अभी जो वोटिंग का जो ट्रेंड है शिव में, वो पक्ष में जा रहा है फतेह खान की। जी हाँ, कांग्रेस के बागी फतेह खान काफी आगे निकल रहे हैं, चूंकि राजपूत 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कांग्रेस से अमीन खान हैं, बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा चुनाव लड़ रहे हैं शिव में। समाज के लोगों ने उनको समर्थन दिया है, राजपूत समाज के जो राजनीतिक संगठन हैं उन्होंने भी, सामाजिक संगठनों ने भी स्वरूप सिंह खारा को राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी होने के कारण समर्थन देने की बात कही है। दूसरी ओर जालम सिंह रावड़ोत जो 2003 में विधायक थे, आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दलित वोटों पर पकड़ है जालम सिंह रावड़ोत की। भाटियों के वोट जो है वो रविंद्र भाटी की ओर जाएंगे या जालम सिंह की ओर जाएंगे, बड़ा पेचीदा सा पंचकोणीय मुकाबला बन रहा है। लेकिन फिलहाल जो भारी पड़ रहे हैं वो फतेह खान की टीम जो है वो अंदरूनी काम कर रही है। अमीन खान चूंकि 84-85 साल के हो चुके हैं, तो क्या लोग उस चुनाव में भविष्य की अपनी उम्मीद देखते हैं? बेसिकली देखा जाए तो चुनाव में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो अमीन खान की बुजुर्गियत की और रविंद्र भाटी के युवा जोश की। क्या रविंद्र सिंह भाटी, यानी ये कहा जा रहा है क्या रवि पश्चिम से उदय होगा इस बार? बड़ा मुश्किल है। रवि यानी कि सूर्य, रविंद्र भाटी जो कि एक अचानक ही राजस्थान के राजनीतिक फलक से एक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और छा जाते हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से चुनाव जीते हैं। उनके स्पीचेस बड़े सुनने लायक होते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। बाकी प्रत्याशी वहां जितने भी हैं वो अच्छे स्पीकर नजर नहीं आते। अंदरूनी काम हो रहा है, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की जो है वो विधानसभा है, ऐसे में यहाँ डिजिटल प्रचार का कितना प्रभाव हो पाता है? पाकिस्तान से चूंकि सटी हुई, ऐसे में बहुत ज्यादा वहां पे नेटवर्क और टावर इश्यू और डेटा 5G 4G तमाम तरह के पंगे हैं। लेकिन रविंद्र भाटी ने अपना मजमा तो वहां जमाया है। परंतु वोटों की गणित देखें जो कि जाति के आधार पर जाती है, जातीय अपीलों के आधार पर, फतवों के आधार पर उस इलाकों में चुनाव तय होते हैं। ऐसे में शिव सीट जो है वहां थोड़ा सा एक माहौल फंस रहा है। अपन बाकी सीटों पे भी आएंगे, पाली जालोर सिरोही की। इससे पहले अगर अपन जैसलमेर जिले की बात कर लें, वहां बीजेपी जरूर मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि जो प्रतापपुरी इस बार अपना चुनाव जमा ले गए हैं और उनके सामने शालेह मोहम्मद है जो कि नाराज हैं रूपाराम को टिकट वापस दिए जाने से जैसलमेर में, और छोटू सिंह भाटी जो है वो जैसलमेर में किंचित मजबूत पड़ रहे हैं। रूपाराम भी अपनी पूरी कोशिशों में जुटे हैं, उनका वैसे किसी से अलगाव नहीं है, दूसरे समाजों में भी अपनी उनकी तगड़ी पकड़ है। तो जैसलमेर जहां मुस्लिम और दलित एक गठबंधन पिछली बार हुआ था, क्या उस गठबंधन को रूपाराम धंधे जो कायम रख पाएंगे? बड़ी देखने वाली बात होगी। छोटू सिंह भाटी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक। जैसलमेर की परिस्थितियां जो है वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल लग रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक अलग तरह का माहौल बना ले जाती है। चूंकि पोखरण की सीट एक सांप्रदायिक चुनावी माहौल में जा रही है कि इधर मुस्लिम प्रत्याशी हैं, यानी कि फतवे आते हैं पीर पगारों के, इधर सालेह मोहम्मद के लिए जो वक्फ के मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत सरकार में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं, और उनके सामने महंत प्रतापपुरी हैं जो प्रतापपुरी राजपूत समाज से आते हैं। दोनों ही समाज अपनी अपनी संख्या में खासा बड़ा है। देखना है बाकी जो समाज है वो किस ओर जाता है। अगर बाड़मेर जिले की दूसरी सीटों पे जहां बीजेपी मजबूत नजर आ रही थी, अब बागियों ने वहां समीकरण बिगाड़े हैं और बाद दीपावली स्थितियां बदली हैं। लोग अब प्रत्याशी के ऊपर जा रहे हैं। बाड़मेर सीट पे मेवाराम जैन जहां कमजोर पड़ रहे थे, तो अब जो ये प्रत्याशी हैं निर्दलीय खड़ी हुई हैं प्रियंका चौधरी हैं। इसके बाद स्थिति थोड़ी सी बदली है, वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायतू में सभा बुलाई है। इस सभा के बाद हो सकता है कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशियों में जोश आए और बीजेपी अपने, चूंकि जैसलमेर में बीजेपी की स्थिति अच्छी है, लेकिन बाड़मेर में बीजेपी जो है वो खासा संघर्ष कर रही है। सिवाना में जहां चतुष्कोणीय मुकाबला है, पचपदरा में जहां पे
स्थिति अलग है। मदन प्रजापति जिला बनाने की मांग को लेकर चुनावी माहौल में आ रहे हैं कि उन्होंने जिला बनवाया है, ऐसे में वोट उनको जाने चाहिए, बहुधा अधिकांशतः वोट उनको जाने चाहिए। लेकिन वहां पे थान सिंह डोली के बागी होने से उनको फायदा भी हो रहा है। थान सिंह युवा हैं, राजपुरोहित समाज में बड़े नाम लेवा हैं, टिकट मांग रहे थे, पार्टियों से नहीं मिला और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं। गुड़ामालानी सीट पे हेमाराम चौधरी के साथ जो है जिस उम्र में उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं कर सकता और ये उम्र जो है वो संन्यास लेने की है, उनको इस उम्र में अपने से बुजुर्ग प्रत्याशी का प्रचार करना पड़ रहा है। जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं युवा के लिए सीट छोड़ रहा हूं, युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन उनसे भी बुजुर्ग सोनाराम को यहां लाके खड़ा कर दिया गया। अब देखते हैं सोनाराम का जो गोल्ड है वो कितना चमक पाता है। और हेमाराम, वैसे हेम और सोना दोनों का ही मतलब गोल्ड ही होता है, संस्कृत में सोने को हेम कहा जाता है और सोनाराम तो सोना है ही। तो इस सोने की चमक जो है, इन नामों की जो चमक है वो बाड़मेर की जनता पे कितनी भारी पड़ेगी, खास करके गुड़ामालानी की, क्योंकि के विश्नोई सामने युवा हैं। विश्नोई समाज को जो टिकट देती है बीजेपी, उसमें से एक सीट ये है, तो यहाँ किस तरह से प्रभाव पड़ेगा देखने वाली बात होगी। गुड़ामालानी जालोर से सटी हुई सीट है, कितना प्रभाव यहां पड़ पाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर अपन दूसरी सीटों की करें बात, चौटन में जिस तरह से तरुण राय कागा वहां पे बागी हैं और इस जिले में आरएलपी का भी गजब का प्रभाव है बाड़मेर में, तो आसान नहीं है बीजेपी के लिए स्थिति फिलहाल। हमीर सिंह भायल के लिए भी स्थिति आसान नहीं है, मानवेंद्र सिंह के लिए भी। तो अब चूंकि चुनाव के 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिनों में किस तरह से प्रत्याशी जो है अपने आप को मांझ पाता है और मांझ के अपनी चमक दिखा पाते हैं। जोधपुर जिले में भी कांग्रेस का किंचित प्रभाव है। आरएलपी ने कुल मिला के यहाँ गणित इन दोनों जिलों की बिगाड़ दी है, जोधपुर की भी और खास करके यहाँ की बाड़मेर की भी। और अगर जालोर सिरोही की बात करें तो जालोर में सांचौर का हम जिक्र कर चुके हैं, जहां देवजी पटेल अब किंचित ऊपर आने लगे हैं, लेकिन इतना ऊपर भी नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएं। पड़ोसी रानीवाड़ा सीट जो है सांचौर के पड़ोसी, जहां रतन देवासी और नारायण सिंह देवल आमने सामने हैं लगातार चौथी बार। अब यहां भी कास्ट मामला जो बनता है, भूमिया राजपूत कड़बी समाज किसकी ओर जाएगा, क्योंकि विश्नोइयों ने इस बार तय किया है कि रतन देवासी की तरफ नहीं जाना है लक्ष्मण देवासी के हत्याकांड के बाद, क्योंकि सांचौर के जो देवासी समाज के लोग हैं वो विश्नोई प्रत्याशी यानी कि सुखराम विश्नोई को वोट नहीं करने का ऐसा कुछ कर चुके हैं। अब क्या रहेगा, कौन किसको वोट देगा, पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन ये जो चीजें माहौल में मार्केट में चल रही हैं वो चीजें हम आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके की एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनमें नया नेता एक भी नहीं है, लगभग सारे पुराने चेहरे हैं, 2-2, 3-3 बार जीते हुए लोग हैं और ये उनके लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन रहा है। मसलन रानीवाड़ा से सटी हुई रेवदर सीट की बात करें तो वहां के देवासी समुदाय के लोग, जो कि अब तक ये रहा है कि देवासी समाज वोट देता रहा है रानीवाड़ा में कांग्रेस को, क्योंकि उनके समाज का प्रत्याशी रतन देवासी खड़ा होता है, और शेष सीटों पे जो है वो वोट करता है बीजेपी को ओटाराम देवासी के आदेश पे। लेकिन ओटाराम देवासी इस बार खामोश हैं। समझ नहीं आ रहा कि उनका एक स्पीच था जिसमें दिल्ली तक जाने की बात वो कह रहे हैं, और इस बार ओटाराम देवासी की बात मानी गई या नहीं मानी गई, इस बार संकट खड़ा हो रहा है बीजेपी के लिए। किस तरह से संकट खड़ा हो रहा है कि देवासी समाज से आने वाले लक्ष्मण नाथ योगी बीजेपी के वोट तोड़ रहे हैं जैतारण में, बागी हुए नहीं बैठे। लाल सिंह देवासी वोट तोड़ रहे हैं बाली में आम आदमी पार्टी से टिकट लेके, और बाकी रेवदर सीट पे यह स्थिति बन रही है कि देवासी जो वोटर है उनको यह लगता है कि अगर चुनाव जीतते हैं, 4 बार से लगातार विधायक बन रहे जगसी राम कोहली तो मंत्री बनेंगे और ओटाराम का नंबर नहीं आएगा। ऐसी बातें अंदर खाने चल रही हैं। तो सिरोही में बागी खड़े हेमंत पुरोहित यानी कि बीजेपी के मूल वोट बैंक पुरोहित समाज को तोड़ रहे हैं। माली समाज भी उनकी ओर झुका हुआ नजर आ रहा है कि जो कि बीजेपी का वोटर है वो कांग्रेस को देना नहीं चाहता। और हेमंत पुरोहित ने एक अलग मजमा, एक माहौल बना लिया है। चूंकि अभी जो ऋतु चलती है भारत में, जो 6 ऋतुएं होती हैं, ऐसे में हेमंत ऋतु ही चल रही है। तो हेमंत पुरोहित जो है उनको हल्के में आंकने की कोशिश बीजेपी ने की, उनको बिठाने का मान मनोबल के शायद प्रयास नहीं हुए, जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक सिरोही के। तो क्या परिणाम बनेगा ये सिरोही की जो है सिरोही और रेवदर में, क्योंकि दलित
क्या खिसक रहे हैं संयम लोढ़ा की ओर कि अगर यहाँ जगसीराम के लिए देवासी एकजुट नहीं हो रहे हैं? चूंकि रेवदर में बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यहाँ सभा होनी है, उसके बाद माहौल बदल सकता है। हालांकि राजनीतिक संभावना का खेल है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन जो ताजी चीजें वहां से आ रही हैं उनमें ये हैं कि अगर ये जीता तो वो मंत्री बनेगा और वो जीता तो ये मंत्री बनेगा। पिछली बार कांग्रेस के टाइम देखा जा रहा था कि रतन देवासी जीते तो सुखराम बन जाएंगे, सुखराम नहीं बनेंगे, और सुखराम जीत गए तो रतन नहीं बनेंगे। नीरज डांगी जीत गए तो किसका नंबर आएगा, समरजीत सिंह जीत गए तो ये सचिन पायलट के खास हैं, किसका नंबर आएगा। ऐसे में कांग्रेस ने कई सारी 3 सीटें गंवा दी थी, जिनमें रानीवाड़ा, जिसमें रेवदर और जिसमें बीनमाल सीट थी। सीधे तौर पे यह देखा गया कि ये कद्दावर नेता हैं तीनों ही, और चूंकि नीरज डांगी अशोक गहलोत के खास थे और खास है, जो कि बाद में राज्यसभा भी भेजे गए, और समरजीत सिंह सचिन पायलट खेमे के, रतन देवासी भी पहले उप मुख्य सचेतक रह चुके थे, तो यह माना जा रहा था कि लाल बत्ती इनको मिलेगी। लेकिन इन सब में फायदे में सुखराम बिश्नोई रहे, और यह समीकरण इस बार बीजेपी में बन रहा है। बीजेपी को लगता है कि लगातार 3 बार से विधायक बन रहे पूरा राम अगर जीत गए तो उनका मंत्री का नंबर आएगा। ऐसे में बीजेपी जाजम खींचने में लगी है। ऐसे में लगता है कि अगर तीसरी बार नारायण सिंह देवल जीतते हैं और पश्चिमी राजस्थान से अगर किसी को मंत्री बनाया जाना है इस इलाके से, राजपूत समाज से, तो नारायण सिंह देवल का नंबर आ सकता है। ऐसे में देवासी यहां वोट करे या नहीं, आपको जान के हैरत होगी कि ओटाराम देवासी, जो कि देवासी समाज के काफी बड़े महंत हैं, मुंडारा मंदिर के पुजारी हैं, और वो सांचौर गए थे फॉर्म भरवाने के लिए। उन्होंने अपील की है देव जी के लिए। क्या वो अपने समाज से नारायण सिंह देवल के लिए ये अपील करेंगे कि देवासी समाज बीजेपी को वोट करे? और अगर करते हैं या नहीं करते हैं बड़ी बात है, लेकिन वहां स्थिति थोड़ी इतर हो रही है रानीवाड़ा सांचौर में। आबू पिंडवाड़ा में आदिवासी पार्टियों ने गजब की सेंध लगा रखी है बीजेपी कांग्रेस के दोनों ही वोटों में, और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ है वो देखने लायक बात है वहां पे। और वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला पहली बार बन रहा है आबू पिंडवाड़ा में। सिरोही सीट पे चूंकि हेमंत पुरोहित और बसपा के प्रत्याशी को बीजेपी के लोगों ने बिठाने में सफलता हासिल की, लेकिन संयम लोढ़ा के जो दांव हैं उन दांवों में से एक दांव हेमंत पुरोहित का भी है। हेमंत प्रचार का जो माहौल बनाने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं, और एक चीज यह आ रही है रेवदर और सिरोही में कि जिस तरह से थैली के गांठ लगाई गई है उससे कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है कि दोनों ही नेताओं के बेटे मामला देख रहे हैं, ओटाराम देवासी और जगसीराम कोली के, कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को जिस तरह से चुनावी माहौल में माल चकाचक मिलना चाहिए, गाड़ियां दौड़नी चाहिए, वो होना चाहिए, बिल मांगे जा रहे हैं और चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, बिल क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये राजनीति की अंदरूनी बातें हैं जो आपको कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं मिलेगी, कि वहां पे जो खर्चों पे कंट्रोल किया गया है, हालांकि 40 लाख तक की सीमा है, परंतु आप सभी जानते हैं कि चुनाव इतने में नहीं निपटता। चुनाव काफी बड़ा एक अमाउंट खर्च करवाता है। सीधे तौर पे कि ऐसा बता रहे हैं कि पहले जो चुनाव का खर्चा बहुत कम, चुनाव आयोग ही एक प्रत्याशी पे एक जो है वो व्यक्ति पे 72 रुपए के करीब खर्च कर रहा है। चुनाव आयोग एक व्यक्ति पे 72 रुपए खर्च कर रहा है। तो आपको जान के हैरत होगी कि अगर, और चुनाव आयोग वोट भी नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है कि आप मतदान कीजिए, 72 रुपए एक मतदाता पे खर्च हो रहा है। तो आप जैसा सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए सिरोही में 3 लाख वोटर हैं तो चुनाव आयोग कितने रुपए खर्च कर रहा है? 72 रुपए के हिसाब से वो 25 लाख तो चुनाव आयोग के खर्चा हो रहा है वहां पे। अब प्रत्याशी कैसे 25 लाख में चुनाव जीत ले, जबकि तो वो खुद मांग रहा है, खुद के लिए मांग रहा है, उसे इन्फ्लुएंस करना है, भाई मुझे दो। तो ये बड़ा गटमट सी स्थिति है, परंतु जालोर सिरोही में चकाचक मामला चलता है। और इस बार रेवदर और सिरोही के नेताओं ने जिस तरह से अपनी हुंडी को गांठ लगाई है वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से थोड़ा मामला खुला खेल चल रहा है, संयम लोढ़ा की ओर से भी और उधर जो मोतीराम कोहली है उनकी ओर से भी, और बाकी जगह भी ये असर देखने को मिल सकता है। जालोर सीट पे जोगेश्वर गर्ग उनको चुनौती दे रही है पवनी देवी, लेकिन वोट बैंक पे ज्यादा असर नहीं डाल पा रही हैं। और चूंकि जोगेश्वर गर्ग ने मटकी वाले प्रकरण में खुद को तमाम विवादों से दूर रखा,
ऐसे में जो बड़ा समाज है, अलग दूसरे मूल समाज जो दलितों के लिए रिजर्व है, दलित समाज के अलावा जो मूल समाज है, वो जोगेश्वर गर्ग की ओर सोच सकता है, लेकिन उनकी राह आसान रामलाल मेघवाल भी कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की ओर से बागी हैं। रमीला मेघवाल पे स्थानीय नहीं होने की बात करते हुए एक बड़ा विरोध जैसा माहौल चल रहा है। अब अगर बात करें अपन आहोर की, तो आहोर में वही असर पड़ रहा है सिरोही का। छगन सिंह राजपुरोहित यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहाँ देवासी वोट बैंक अच्छी संख्या में है, लेकिन चूंकि राजपुरोहित हेमंत सिरोही में बीजेपी के लिए मुश्किल बने हुए हैं, ऐसे में यहाँ के देवासी कह रहे हैं कि हम राजपुरोहित को वोट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इस बार बीजेपी के लिए, जो बीजेपी लगातार 2 बार से सीट जीत रही है आहोर। इस बार क्या रहेगा, बड़ा पंगा नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। सुमेरपुर सीट पे सीधी फाइट है हरिशंकर मेवाड़ा और जोराराम कुमावत के बीच में। इस फाइट कैसे आगे मुकम्मल होगी वक्त बताएगा, लेकिन वहां राजपूत वोट किस ओर जाएंगे, दलित वोट किस ओर जाएंगे, इस पे निर्णय, और साथ ही आदिवासी वोट भी वहां अच्छी संख्या में है, किस ओर जाएंगे निर्णय इस पर डिपेंड करेगा। और अगर बात करें अपन सीटों की, वैसे पिछले जो 2 चुनाव है उसमें सुमेरपुर तीनों ही जिलों का एक सेंटर पॉइंट पड़ता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करते रहे हैं। क्या इस बार भी वो सुमेरपुर में सभा करेंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि उससे माहौल बनता और बदलता है। और फिर अगर हम दूसरी सीटों की बात करें तो पाली जिले की पाली सीट पे भीमराज बाटी, ज्ञानचंद पारख आमने सामने हैं। बसपा और दूसरी पार्टियां 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो ये आपस में किस तरह से चीजें जो है वो अपनी ओर खींच ले जाते हैं, क्योंकि भीमराज बाटी पुरजोर कोशिश में है, 9वां चुनाव लड़ रहे हैं बीते 33 साल में और 1 बार विधायक बन सके हैं। ज्ञानचंद पारख 25 साल में 6ठा चुनाव लड़ रहे हैं और 5 बार विधायक बने हैं। क्या रहेगा, भीमराज बाटी राकेश बाटी को बिठा के अपने पक्ष में अपनी जाति के वोट ध्रुवीकरण से बचा ले गए। उसके अलावा दूसरे समाज जो पटेल समाज है, बड़ा समाज, उनको आरएलपी ने टिकट दिया है। क्या पटेल समाज जो कि बीजेपी का मूल वोट बैंक है, क्या टूटेगा, बड़े सवाल पाली में है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो कांटे की टक्कर वाला है। बाली सीट पे जरूर बीजेपी चैन की सांस ले सकती है, वहां पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, हालांकि लाल सिंह देवासी खड़े हैं, हो सकता है देवासी वोट बैंक उनके साथ जाए। जिस तरह की राजनीतिक जागरूकता देवासी समाज में आई है जोधपुर सम्मेलन के बाद या उससे पहले भी, उससे लगता है, लेकिन नुकसान बीजेपी का हो रहा है। तो इससे कई सारी चीजें उभर के आती है कि जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया वो आसपास की सीटों पे अपने ऐसे प्रत्याशियों को बिठाए, वो कर नहीं पाए ऐसा, या ये कोई खेल है कि ये जीता तो वो मंत्री बनेगा और वो जीता तो ये मंत्री बनेगा। तमाम तरह की चीजें मारवाड़ में अलग तरीके से जाज में बिछाई ही नहीं, खींची भी जा रही है। अगर बात करें अपन सोजत सीट की, दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, पूर्व जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कि तमाम वरिष्ठ लोगों को ओवरपास करके उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, फिर उनकी पत्नी को जो कि चुनाव हारी थी 2013 में, उनको बनाया गया आरपीएससी का मेंबर, और साथ ही ये खुद जो है अब मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं और इनको कांग्रेस से टिकट दिया गया है सोजत से। तो निरंजन आर्य को, इनके सामने जो है वो पूर्व विधायक हैं, तो देखना है समधी समदन है किस तरह से आपस में चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ जो मेघवाल समाज है उसको वोट टिकट नहीं दिया गया है। पिछली बार दिया गया था, शोभा चौहान को टिकट दिया गया था यहाँ से और सामने शोभा सोलंकी थी। तो यह जो है वो सोजत में भी टक्कर कांटे की है, लेकिन स्थिति बिगड़ी हुई जैतारण की है, जहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला बन रहा है। आजाद समाज पार्टी से जो कांसीराम आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद वाली, उसमें जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं दिलीप चौधरी, पूर्व विधायक, बागी होकर लड़ते हैं, निर्दलीय, कांग्रेस टिकट नहीं देती। तो इस बार दलित वोटों पे उनकी नज़र है और साथ ही जाट होने के नाते आरएलपी का भी यहाँ पे चूंकि गठबंधन के चलते सपोर्ट है, ऐसे में दिलीप चौधरी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण नाथ योगी बड़ी संख्या में बीजेपी के वोट तोड़ रहे हैं, बीजेपी के वोट बड़ी संख्या में तोड़ रहे हैं सुरेंद्र गोयल इटसेल्फ, क्योंकि वो चूंकि मूल वोट बैंक हैं और साथ ही यहाँ माली मतदाताओं की भी बहुतायत है। ऐसे में माली वोट बैंक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपीट करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस की ओर जाएंगे। चूंकि 5 बार विधायक रहे हुए बीजेपी के टिकट वाले प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, ऐसे में यह सीट जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, नाम जैतारण है। 2008 में यह सीट निर्दलीय दिलीप चौधरी जीते थे, 2008 में यहाँ भी इसी तरह की बगावत थी और सांचौर में भी इसी तरह की बगावत थी। खैर, और दोनों ही सीटें बीजेपी ने गंवा दी थी। यहाँ दोनों ही सीटों पे बागी जीते थे। तो जो 14 सीटें हैं उसमें 7 बीजेपी की आई थी, 2 बागी हुए थे और 5 कांग्रेस का आया था। फिर 13 के अंदर कांग्रेस के पास एक अंगूठा रहा और 2 निर्दलीय जीते थे, संयम लोढ़ा और
18 में 13 के अंदर एक सीट आई थी और बाकी जो है बीजेपी ने जीती थी। 18 में कांग्रेस की फिर एक सीट रही सांचौर और बाकी सीटों में 2 निर्दलीय जीते थे, खुशवीर सिंह मारवाड़ जंक्शन से और संयम लोढ़ा सिरोही से। दोनों ही कांग्रेस अशोक गहलोत खेमे के ही थे। तो यह मारवाड़ जंक्शन सीट पे भी बीजेपी थोड़ी पुस्त टिका सकती है, कुर्सी से आराम से बैठ सकती है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा उनके पक्ष में माहौल जा रहा है। खुशवीर सिंह जोजावर पुरजोर कोशिश, चुनाव बूथ मैनेजमेंट जानते हैं, लेकिन इस बूथ मैनेजमेंट को कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं यह देखने वाली बात होगी। तो ये राजस्थान में जो स्थितियां चल रही है उसमें मारवाड़ में ये हाल है। मेवाड़ में भी माहौल जमा हुआ है। मावली सीट पे कुलदीप सिंह चुंडावत जो आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के वो लोग जो कि वोट मांग चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ धर्मनारायण जोशी का टिकट काटा हुआ है तो धर्मनारायण जोशी भी शांत है। कुलदीप सिंह मावली ने ये कहा है कि उन्होंने पिछली बार भी टिकट मांगा था लेकिन धर्मनारायण जोशी के चरणों में गुरु दक्षिणा दी थी, अब इस बार देने को कुछ नहीं है, ऐसे में वो बागी हुए हैं और निश्चित तौर पर शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के कई पुराने खांटी नेताओं से बात हुई तो वो खामोश तौर पर कहते हैं कि टिकट सही नहीं गया है। ऐसे में लगता है कि वो लोग भी कुलदीप सिंह चुंडावत की ओर से दबे हुए मन से जा सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए चित्तौड़गढ़ जहां चंद्रभान सिंह आक्या ताल ठोक रहे हैं, या बीजेपी के लिए मुश्किल बनी हुई है। बीजेपी के लिए और भी सीटों पे मुश्किल हैं। आप अगर बयाना सीट की बात करें तो वहां रितु बनावत, डॉक्टर रितु बनावत जो है वो अलग अंदाज में, अलहदा अंदाज में अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं और गुर्जर समाज में उनकी एक गजब बता रहे हैं कि पैठ हो रही हैं। चूंकि उनके पति ऋषि बंसल वैश्य समाज से आते हैं, ऐसे में कास्ट इक्वेशन उनके पक्ष में बन रहा है। तो बंसीवाल वहां सामने बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो एक अलग माहौल बन रहा है, देखना है। तो बीजेपी के बागी जो है उनका प्रभाव खासा नजर आ रहा है अपनी अपनी सीटों पे। खास करके अगर डीडवाना की बात करें, यूनुस खान वाली सीट, यूनुस खान भी दूल्हा बन के प्रचार कर रहे थे और वो भी बड़े भावुक अंदाज में वोट मांग रहे हैं। तो यह लग रहा है कि राजस्थान में अगर सीटें 100-110 के आसपास रहती हैं तो फिर वसुंधरा राजे जो है उनका जादू चल जाएगा और उनके हिसाब से ही चीजें तय होंगी। या लिस्टें बाद में आई, उससे लगा भी कि वसुंधरा राजे जो है वो खासी प्रभावी हुई हैं और यह मान के चला जा सकता है कि राजस्थान की चीज़ें उसी तरीके में या उसी जोनर में जा रही हैं जिस तरह से वसुंधरा राजे ने सेटअप किया। तो राजनीति की जो बीजेपी जिस तरह से माहौल में आई उसके पीछे वसुंधरा राजे की बड़ी भूमिका है। बाबा बालकनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वसुंधरा जी सीएम बन रही, जबकि लोग योगी बालकनाथ को सीएम के रूप में भी कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। स्थितियां जो है वो जयपुर की सीट पे सबसे पहले जब सीटें डिक्लेयर हुई, विद्याधर नगर से दिया कुमारी लड़ रही हैं तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी अलग थी, लेकिन कुल मिला के अब जिस तरह से टिकट वितरण हुआ उससे लगता है कि दिया कुमारी सेफ जोन में है। सेफ जोन में राज्यवर्धन राठौड़ भी अब आए हैं, लेकिन पहले अगर लालचंद कटारिया यहाँ से लड़ते तो मुश्किल हो सकती थी। यहाँ बाहर के प्रत्याशी के चलते कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है, जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको, तो राज्यवर्धन राठौड़ ठीक पोजीशन में आए हैं। बाकी सीटों की बात करें, किशनपोल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला मामला है, हवा महल में भी वही स्थिति है और आदर्श नगर सीट पे भी, आदर्श नगर से रफीक खान विधायक हैं और हवा महल सीट पे AIMIM गणित बिगाड़ रही हैं। यहाँ भी संत के पास टिकट है और हवा महल सीट पे क्या रिजल्ट रहेगा, महेश जोशी का टिकट काटा गया, RR तिवारी को दिया गया है, लेकिन यहाँ अलग तरह का समीकरण चल रहा है। बीजेपी जिन सीटों पर जयपुर में फंस रही है उसका नाम सांगानेर है और आमेर है। आमेर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया है, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी जो है और साथ ही मीणा समाज की भी किंचित अंदरूनी नाराजगी सतीश पूनिया के लिए भारी पड़ सकती है। और देखो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन आशा मीणा ने नींद उड़ा रखी है किरोड़ीलाल मीणा की सवाई माधोपुर सीट पे। तो ये बड़ी बड़ी जो सीटें हैं, खास करके अगर बीजेपी की दूसरे जिलों की बात करें तो बीकानेर में बीकानेर पूर्व जो सीट है सिद्धि कुमारी जहां से चुनाव लड़ रही है, वहां उनके लिए निश्चिंतता का माहौल है। उसके अलावा कोलायत सीट पे भी इस बार रेवंतराम पवार के RLP से खड़े हो जाने से स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन चूंकि सहानुभूति देवी सिंह भाटी के पोते यानी कि डॉक्टर महेंद्र सिंह भाटी के पोते के पक्ष में जा रही हैं, उनकी मां की जगह उनको टिकट दिया गया है पूनम कंवर की जगह। और भी कई सीटें जो है जैसे मसूदा सीट है, तो मसूदा सीट से सचिन पायलट के हनुमान कहे जाने वाले प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन नसीराबाद सीट पे भंवर सिंह पलाड़ा जो है
उनके परिवार से जो ताल ठोकी गई हैं वो इम्पोर्टेंट है कि भाई भंवर सिंह पलाड़ा अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, तो केकड़ी सीट पे रघु शर्मा जो है वो थोड़े भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे प्रत्याशी है बीजेपी से वो फिलहाल सभी तक को साथ नहीं पाए हैं जो टिकट मांग रहे थे उन लोगों को। तो राजस्थान में अलग अलग तरीके का माहौल बन रहा है और चल रहा है। अगर ओसियां सीट की बात की जाए तो यहाँ भैराराम सियोल जो है वो एक बयान देके फंसे जरूर, लेकिन वो अंदरूनी काम अब कर रहे हैं। दिव्या मदेरणा भी यहाँ कम नहीं है, बड़ी स्थितियां अलग हैं। आरएलपी जो है वो लगातार अलग अलग सीटों पे अलग अलग तरीके से जिस मैनेजमेंट से काम कर रही हैं वो देखने लायक काबिले गौर बात है। आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन निश्चित तौर पे इनका एक सफल प्रयोग रह सकता है इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन जो पार्टी सबसे ज्यादा असफल रही उसका नाम आम आदमी पार्टी है। कुछ प्रभावी प्रत्याशी नहीं उतार पाई यह पार्टी, और इस पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन भी फिलहाल कुछ खास किया नहीं है। कुछ ही दिनों में यहाँ मायावती, अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के जेजेपी के नेता, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, गुजरात के नेता, मध्य प्रदेश में सेल्फ चुनाव है लेकिन यूपी के योगी समेत कई नेता प्रचार करने आएंगे और माहौल को और अलग तरीके का बनाएंगे। हम आपको इस माहौल से रूबरू रखेंगे। आपसे अपील है कि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।